फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 33। तो 33 लेक्चर क्या कहता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में, रेनॉल्ड नंबर, वेबर नंबर, ये सब नंबर्स के बारे में बताया था। और मैंने आपको बोला भी था कि इनको अपन किस तरह से याद रखें, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है किस तरह से अपन इसको याद रखें। तो अपन को याद क्या रखना है, पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि नंबर कौन कौन से, हमको नंबर ही नहीं मालूम। रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। दूसरा कौन सा था हमारा, यूलर नंबर, वेबर नंबर, फ्रॉड नंबर, मैक नंबर। 5 नंबर थे हमारे। पहले तो मुझे नंबर्स याद हो कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, और जब मुझे नंबर्स याद हो उसके बाद मुझे पता हो कि इनका रेशो किस किस चीज़ का रेशो होता है, ठीक है ना। तो छोटी सी एक स्टोरी इसके पीछे याद रखने के लिए कि ये कुछ नहीं, एक महज एक ट्रिक है और कुछ नहीं ऐसा। एक बार एक कोई टीसी रहता है अपने, टीसी आप जानते हो, टिकट कलेक्टर जो होता है अपना, टीटी, एक टीटीई होता है, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, एक होता है टीसी, ठीक है। तो भाई ट्रेन के अंदर टीसी घूमता रहता है, तो वहीं पर एक अपना इंजीनियर भाई भी रहता है, ठीक है। तो इंजीनियर तो आप जानते ही हो कैसे होते हैं, तुरंत चूना लगा देते हैं किसी को भी। तो वो टीसी सबसे टिकट मांगता है, तो नंबर अपने इंजीनियर का भी आता है। तो इंजीनियर बहुत देर सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इसको किस तरह से इसको मैं पागल बनाऊँ, ठीक है। तो पहले तो वो आता है तो वो दिमाग में सेट कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस टीटी को, ये जो टीसी आया है इसको मेरे को थोड़ा सा हवा में उड़ा देना है बस। हवा में उड़ाते ही ये मेरे से पैसे नहीं मांगेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसकी कर दो, बड़ाई कर दो, कुछ भी कर दो। तो उसने ये सोचा। तो सबसे पहले, अब वो भाई आंध्रा का था, मतलब साउथ का था जो टीसी था। तो वो आते ही बोलता है, उससे पूछता है टिकट, वेयर इज योर टिकट। तो वो बोलता है आई हैवंट एनी टिकट, ठीक है। तो उस पर जल्लाता है कि भाई आर यू फ्रॉड बेबी मैन, आर यू फ्रॉड वेबी मैन। फ्रॉड तो आप जानते ही हो। आर यू फ्रॉड वेबी का मतलब होता है ये जो ठग होते हैं, ठग, जाली लोग, फर्जी लोग, उसको बोलते हैं वेबी, WEBBY, वेबी मैन। आर यू फ्रॉड वेबी मैन, ठीक है। तो वो कहता है यार, तो एक लाइन तो आपको ये याद रखनी कि टीसी ने क्या बोला था इंजीनियर को, आर यू फ्रॉड वेबी मैन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार लिख देता हूँ, आर यू फ्रॉड वेबी मैन, ठीक है। दूसरी बात, अब इंजीनियर क्या कहता है, इंजीनियर का तो वही किसको चढ़ाना है बांस पे, वो कहता है यू आर वेरी पावरफुल जी टीसी, यू आर वेरी पावरफुल जी टीसी, आप तो बहुत पावरफुल आदमी हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, ये वो, बहुत अच्छे आदमी हो, नेक आदमी हो। तो वो उसको थोड़ा सा बांस पे चढ़ा देता है। बांस पे चढ़ाने के बाद में इतने में उसका स्टेशन भी आता है और उतर भी जाता है। तो वो क्या लाइन बोलता है उसको, यू आर वेरी पावरफुल जी टी सी, यू आर वेरी पावरफुल जी टी सी। तो स्टार्ट का यू आर को आप भूल जाइए, यू आर वेरी वेरी पावरफुल जी टी सी, यू आर वेरी पावरफुल जी टी सी। बहुत पावरफुल आदमी भैया, मेरे को छोड़ दो। It is disgusting things that happen again and again. ठीक है। तो जो अपनी पहली लाइन है ना भाई, ये लाइन,
इससे तो मुझे मिलेगा क्या, डायमेंशनलेस नंबर मिलेगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन से मुझे मिलेगा क्या, फोर्स। ठीक है, कुछ चीज़ें अपन को याद रखनी है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो, आर मतलब रेनॉल्ड नंबर, आर यू यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर। विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स, तो भाई देखिए अब आप, पहली जो लाइन थी जो टीसी ने बोली, आर यू फ्रॉड वेबी मैन, तो आर मतलब रेनॉल्ड नंबर, यू यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबी से वेबर नंबर, मैक से मैन से मैक नंबर। ठीक है, अब उनके जस्ट नीचे देखो, मैंने बोला लास्ट जो अपने किसने बोली थी मेरे को, तो भाई अपन को क्या है, स्टेटमेंट बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए अपन ये तो स्टार्ट कर नहीं सकते, वेरी पावरफुल टीसी, यू आर वेरी, अपन को याद क्या रखना है कि उसने बोला क्या था इंजीनियर ने, यू आर वेरी पावरफुल जी टीसी। तो यू आर जो है ना उसको भूल जाओ आप वेरी से स्टार्ट करना है, इसके नीचे क्या पुट करोगे, वेरी पावरफुल जी टी सी। तो यू आर मैंने ग्रीन इसलिए लिख दिया, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना, ये केवल सेंटेंस बनाने के लिए था। यू आर बता दिया। अब देखो वी से क्या होता है अपना, विस्कस फोर्स। पी से पहला लेटर देखो, इसमें क्या है, प्रेशर फोर्स। जी से ग्रेविटी फोर्स, टी से सरफेस टेंशन फोर्स, सी से कंप्रेशन फोर्स। ये सारे अपने फोर्सेस हो चुके हैं। अब देखो रेनॉल्ड नंबर है, उसके नीचे कौन सा आ रहा है, विस्कस फोर्स। इसका मतलब क्या है, ये कौन से फोर्सेज हैं, सारे डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, नीचे जो आता है। क्योंकि हमको मालूम है, आपने अगर कल गौर किया हो तो जितने भी हमारे डायमेंशनलेस नंबर थे, उन सभी नंबर में ऊपर कौन सा फोर्स था, फिक्स था, इनर्शिया फोर्स। इसको तो याद रखना ही नहीं है। ऊपर क्या था, इनर्शिया फोर्स था। चेंज कौन सा हो रहा था हमेशा, डिनोमिनेटर, नीचे वाला। ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बार बार चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर अब देखो, यही अपन केवल डिनोमिनेटर फोर्सेस लिखे, यही तो बोल रहे थे अपन, इनर्शिया और किसका रेशियो है। तो अगर वो रेनॉल्ड नंबर है तो किसका रेशियो है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। अगर वो हमारा कौन सा यूलर नंबर है, तो यूलर के नीचे कौन सा आ रहा है हमारा, पी का मतलब इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो है। फ्रॉड नंबर किसका रेशियो है, इसके नीचे जी आ रहा है, जी का मतलब क्या है, इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। वेबर नंबर टी आ रहा है, टी का मतलब सरफेस टेंशन, तो वेबर नंबर किसका है, इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स। और मैक नंबर किसका है, सी आ रहा है नीचे, इनर्शिया फोर्स और कंप्रेशन फोर्स का रेशियो। तो डिनोमिनेटर फोर्सेज अपन को पता चल चुके हैं। तो अब चाहे कुछ भी हो, अपन को दोनों लाइनें याद हैं, दोनों सेंटेंस याद हैं कि टीसी ने क्या कहा था इंजीनियर से, इंजीनियर ने क्या कहा था टीसी से। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन को रटना ही नहीं है। अब मेरे से कुछ भी पूछे वेबर नंबर क्या होता है, तो मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, मैंने ये रटा ही नहीं था। तो मैंने तुरंत देखा कि वेबर नंबर किस तरह से याद करेंगे, आर यू फ्रॉड वेबी, मतलब चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। और नीचे यू आर को हटा दिया अपन ने, यू आर वेरी पावरफुल जी टी आ रहा है, टी मतलब चौथे नंबर पर टी आ रहा है। तो चौथे नंबर वेबर में टी आ रहा है, टी का मतलब क्या होगा, सरफेस टेंशन। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन में सरफेस टेंशन फोर्स। कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, लेकिन आंसर एक्यूरेट, नो कन्फ्यूजन, 100% अपना आंसर बिल्कुल सही है। कोई सा भी देखो, मैक नंबर कैसे देखोगे, इसमें देखो आपको 3 चीज़ याद रखनी होंगी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, 3 पॉइंट आपको माइंड में सेट करने हैं। वहाँ पर आप गड़बड़ी कर सकते हो,
वो चीज़ सबसे पहले सेट करनी है आपको। ये लाइन वाइन तो सब बाद में है, ये बाद की बात है। लाइन वाइन तो आप बाद में याद रखोगे अगर वहीं गलत हो गए। पहली चीज़ तो क्या याद रखनी है आपको, 3 पॉइंट क्या याद रखने है, ध्यान रखना। 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको माइंड में रखने, तब जाके ट्रिक सक्सेसफुल है। पहला पॉइंट तो ये है, अपन जो भी नंबर होते हैं ना, उसमें ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, इनर्शिया फोर्स। केवल चेंज कौन सा होगा, ये फोर्स, डिनोमिनेटर। तो मतलब ये डिनोमिनेटर का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ऊपर तो इनर्शिया फोर्स फिक्स हो चुका, इनर्शिया और सब दूसरे फोर्सेस का रेशो होता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, हमेशा इनर्शिया फोर्स, हमेशा इनर्शिया फोर्स आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि केवल रेनॉल्ड नंबर को छोड़ करके, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर में क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर में आएगा, रेनॉल्ड नंबर में रूट नहीं आएगा। बाकी जितने भी नंबर आएंगे रेनॉल्ड को छोड़ करके, सबके अंदर क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स, और इन फोर्स का रेशो तो है, साथ में क्या है, रूट है। तो दूसरा आपको क्या याद रखना है कि रेनॉल्ड नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है, जैसे यूलर नंबर है, वो भी किसका रेशो है, इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशो का स्क्वायर रूट है। इसमें भी क्या आएगा, रेशो के बाद स्क्वायर रूट, इसमें भी रेशो के बाद स्क्वायर रूट। केवल स्क्वायर रूट रेनॉल्ड नंबर में नहीं आएगा, बाकी सभी में स्क्वायर रूट आएगा। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या था कि ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, हमेशा इनर्शिया फोर्स। दूसरा पॉइंट क्या था, रेनॉल्ड नंबर को छोड़ के बाकी सभी में स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया कि इंजीनियर वाले स्टेटमेंट में यू आर का कोई यूज़ नहीं। कभी आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यू आर वेरी पावरफुल, या फिर वहाँ पे सोच रहे हो यार चौथे नंबर पे तो यू आर वेरी वी आ रहा है, मतलब फ्रॉड नंबर किसका है, विस्कस फोर्स का। नहीं भाई, गलत है। यू आर का कोई यूज़ नहीं है, ये केवल सेंटेंस को बनाने के लिए था, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया आपको वेरी से स्टार्ट करने के नीचे। और कैसे याद रख सकते हो, 5 होने चाहिए एंड में। तो 1 2 3 4 5, बाकी बचा। बात क्लियर है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूँ 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, ऊपर हमेशा इनर्शिया फोर्स। दूसरा पॉइंट, रेनॉल्ड नंबर छोड़ के बाकी सभी में स्क्वायर रूट आएगा। तीसरा पॉइंट, यू आर का कोई यूज़ नहीं है, वेरी से स्टार्ट करना है। बस ये 3 हो गए, ये 3 पॉइंट मुझे याद थे। अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि फ्रॉड नंबर किसका रेशो होता है, तो फ्रॉड नंबर मुझे याद नहीं था, रटा नहीं था मैंने। अब मैं वहाँ पर जा करके बना रहा हूँ, तो फ्रॉड नंबर किसका रेशो होता है। तो फ्रॉड नंबर, पहली बात तो मेरे को ये पता थी, पहला पॉइंट जो था इनर्शिया फोर्स अपॉन में जो भी आएगा वो फोर्स वो अपन देखेंगे, और उसका स्क्वायर रूट होता है। क्यों, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर को छोड़ के बाकी सभी में स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। स्क्वायर रूट लगा दिया तो इनर्शिया फोर्स अपॉन, अब ये रह गया, ये क्या होगा, फ्रॉड नंबर। तो पहले तो देखूंगा मैं फ्रॉड नंबर कौन से नंबर पे आता है। देखो सबसे पहले आर यू फ्रॉड, मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, पहले तो ये लाइन पकड़ो, आर यू फ्रॉड तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब आप नीचे वाला देखो, यू आर को तो हटा दे, यू आर वेरी पावरफुल जी, तो तीसरे नंबर पे जी आ रहा है। तो फ्रॉड में क्या आ रहा है, जी, जी का मतलब ग्रेविटी फोर्स। बात क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं किसके, यूलर नंबर की, कि भाई यूलर नंबर किसका रेशो होता है, तो पहले तो मैंने लगा दिया रूट और ऊपर लिख दिया इनर्शिया फोर्स, नीचे वाला रह गया। तो देखता हूं मैं, आर यू, यू मतलब यूलर नंबर, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है अपने। तो सेकंड पे अब मैं देखता हूँ नीचे वाला, यू आर वेरी पावरफुल, पावरफुल का मतलब पी, तो इसमें आ रहा है पी, पी का मतलब कौन सा फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स। मैक नंबर, तो मैक नंबर देखना चाह रहा हूँ, तो देखो आर यू फ्रॉड वेबी मैन 5वें नंबर पे आ रहा है। तो 5वें नंबर पे देखता हूँ वो, यू आर को हटा दिया, यू आर वेरी पावरफुल जी टी सी, सी का मतलब कंप्रेशन, तो रूट इनर्शिया अपन कंप्रेशन। कितना सा टाइम लगा, महज 5 सेकंड या 10 सेकंड लेकिन गलती के चांसेस 0%, एक्यूरेसी 100%, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे कभी। तो ये हो चुका है अपना। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में, मैं इसे मिटाता हूँ, अब आप इसको लिख सकते हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये लाइन ही भूल जाओ, वहाँ पे याद आ रहा है यार पता नहीं क्या बोला था टीसी ने, तो ये लाइन 2-4 बार आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको याद रख पाओगे। अब अपन देखते हैं मॉडल लॉ। रेनॉल्ड मॉडल,
तो मॉडल लॉ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि मॉडल लॉ का यूज़ अपन कहाँ पर करते हैं। जब अपन को डायनेमिक सिमिलरिटी चेक करनी होती है तो वहाँ पर अपन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल लॉ का यूज़ करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स डोमिनेंट या प्रमुख होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उस वाले लॉ का यूज़ किया जाता है। जैसे विस्कस फोर्स इम्पॉर्टेंट है किसी चीज़ में तो वहाँ पर अपन रेनॉल्ड मॉडल लॉ का यूज़ करेंगे। कहीं पर कंप्रेशन फोर्स इम्पॉर्टेंट है तो अपन मैक मॉडल लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग मॉडल लॉ हैं। तो ये क्या कहते हैं मॉडल लॉ? ये मॉडल लॉ इतना सा कहते हैं कि किसी भी डायनामिक सिमिलरिटी को चेक करने के लिए, डायनामिक सिमिलरिटी को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए जो अपना मॉडल और प्रोटोटाइप है उन दोनों के जो नंबर हैं वो रेस्पेक्टिव नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले लिखते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इस मॉडल लॉ का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ विस्कस फोर्स इम्पॉर्टेंट होता है। इस लॉ के अनुसार डायनामिक सिमिलैरिटी बनाने के लिए मॉडल व प्रोटोटाइप के रेनॉल्ड नंबर सेम होने चाहिए। मतलब रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल बराबर रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। तो अगर अपन बात करते हैं इसकी, मैं आपको समझा देता हूँ अब अच्छे से। देखो भाई, मैं आपको बता चुका था क्या, एक तो होती है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, एक होती है जब तक अपन को क्या करनी है, टेस्टिंग करनी मॉडल को। मॉडल बनाया है हमने, उस मॉडल को हमको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस मॉडल को प्रोटोटाइप के ज्योमेट्रिकली सिमिलर बनाऊँगा। ज्योमेट्रिक सिमिलर का मतलब उसी रेशो में बनाऊँगा उसके डायमेंशंस को। और ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी बनाने के बाद में फिर मैं उसकी चेक करूँगा काइनेमेटिक सिमिलरिटी, मतलब उनके वेलोसिटी एक्सीलरेशन रेशो बराबर है या नहीं। जब वो काइनेमेटिकली सिमिलर हो जाएगा फिर मैं उसका देखूंगा डायनामिक सिमिलरिटी। और डायनामिक सिमिलरिटी को कैसे चेक करूंगा मैं, डायनामिक सिमिलरिटी को चेक करने के लिए मुझे उन मॉडल और प्रोटोटाइप के फोर्सेज के रेशो देखने होंगे। अब भैया फोर्सेज तो बहुत प्रकार के लगते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के, इनर्शिया, विस्कस, प्रेशर, ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेशन। तो मैं कौन से फोर्स का रेशो देखूं? अरे भाई, जो फोर्स इंपॉर्टेंट है उस मॉडल पर, उस ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स का रेशो देखो। तो सभी फोर्सेस के हमने पहले से ही क्या है, रेशो बना लिए, जिन रेशो को हम बोलते हैं क्या, डायमेंशनलेस नंबर। एक तो विस्कस फोर्स का हो गया रेनॉल्ड नंबर, एक अपना प्रेशर फोर्स का हो गया यूलर नंबर, और ग्रेविटी फोर्स का हो गया फ्रॉड नंबर, सरफेस टेंशन फोर्स का हो गया हमारा वेबर नंबर, और कंप्रेशन फोर्स का हो गया मैक नंबर। सारे के सारे रेशो पहले से बने हुए। तो अब अपन को क्या है, फोर्स के रेशो चेक नहीं करने उनके, रेनॉल्ड नंबर उनके हम डायमेंशनलेस नंबर चेक कर लेंगे। डायमेंशनलेस नंबर अगर बराबर बैठ रहे हैं तो मतलब फोर्स के रेशो बराबर बैठ रहे हैं, फोर्स के रेशो बराबर बैठ रहे हैं तो डायनेमिक सिमिलर है। और अगर वो डायनेमिक सिमिलर है तो हम मॉडल पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो जिस फोर्स का रेशो आप देख रहे हो उससे संबंधित जो लॉ है, जो नंबर है डायमेंशन नंबर, वही अपना लॉ बन गया। तो रेनॉल्ड मॉडल लॉ, तो
इस मॉडल लॉ का यूज़ कहाँ किया जाता है? इस मॉडल लॉ का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट हो। जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स है, वहाँ पर करेंगे। इस लॉ के अनुसार डायनेमिक सिमिलरिटी बनाने के लिए मॉडल व प्रोटोटाइप के रेनॉल्ड नंबर सेम होने चाहिए। बस इतनी सी बात है। रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल, रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप बराबर हैं तो डायनेमिक सिमिलर है। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? इसका यूज़ करते हैं अपन कहाँ पे? जहाँ पर क्या हो? क्लोज्ड बाय फ्लो। क्लोज्ड बाय फ्लो, क्लोज्ड बाय फ्लो के अंदर विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विस्कस फोर्स। सबमरीन, तभी तो भाई जो सीपीएफ में आपने देखा स्टार्ट में ही हमने क्या लिखा था कि सीपीएफ में लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो किस पर डिपेंड करता है? रेनॉल्ड नंबर पर, है क्या नहीं? 2000 से कम, 4000 से ज़्यादा। सबमरीन, सबमरीन क्या? पनडुब्बी, पनडुब्बी जब जो नीचे रहती है तो वो भी क्या है हमारी? पनडुब्बी नीचे डूबी हुई है, तो वहाँ पर भी कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट है? विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड की। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। पनडुब्बी की जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। फुली सबमर्ज्ड बॉडी, जो बॉडी पूरी तरह से डूबी हुई है, वहाँ पर क्या काम करेगा? विस्कस फोर्स काम करेगा। मतलब कौन सा लॉ का यूज़ करेंगे? रेनॉल्ड मॉडल लॉ। अब दूसरी बात आती है कि क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है भाई कि रेनॉल्ड मॉडल लॉ का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ इनर्शिया फोर्स इंपॉर्टेंट हो, विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट हो, कंप्रेशन फोर्स इंपॉर्टेंट हो, ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट हो। तो ध्यान रहे कौन सा? जहाँ पर हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट हो? विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट हो। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन सीपीएफ में, सबमरीन, फुली सबमर्ज्ड बॉडी। बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर किया जाता है और एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना? ऐसे ही मैं पाँचों इसी में मॉडिफाई कर करके पाँचों लिखवा दूंगा, लेकिन आप कंप्लीट लिखेंगे बिकॉज यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। सेकेंड लिखते हैं अपन। दूसरा मॉडल लॉ कौन सा है भाई? आप इसको उतार लेना, मैं दूसरा ऐसे में करेक्ट करूँगा। दूसरा है हमारा यूलर्स मॉडल लॉ। यूलर्स का यूज़ कहाँ पर करेंगे भाई? यूलर्स मॉडल लॉ का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट हो? यहाँ प्रेशर। जहाँ प्रेशर फोर्स इंपॉर्टेंट हो। इस लॉ के अनुसार इन दोनों के क्या होने, कौन से नंबर बराबर होने चाहिए? यूलर्स नंबर। तो ये यूलर मॉडल लॉ है। यूलर मॉडल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा होता है? प्रेशर फोर्स। इनकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन कैविटेशन इफेक्ट में, टर्बुलेंट फ्लो में, यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ, मैं तीसरा लिखता हूँ। आप इसको उतारो भाई, मैं तीसरा लिखता हूँ इसी में मॉडिफाई करके। तीसरा आएगा अपना फ्रॉड्स मॉडल लॉ। फ्रॉड में कौन सा फोर्स होता है भाई? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? ओपन चैनल फ्लो, पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी, स्पिलवे, अब हम बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। आप इसको उतारो भाई। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, OCF में किस मॉडल लॉ का यूज़ करेंगे? ओपन चैनल फ्लो में।
ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी फ्लो होता है, इसलिए करेंगे अपन फ्रॉड का, और जो अपना क्लोज बाय फ्लो होता है वहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का। ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और अच्छा सा वो मैं भी डिस्कस करूँगा, मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। कोई बात। फोर्थ है अपना फ्रॉड के बाद में वेबर मॉडल लॉ। वेबर में कौन सा होता है इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल जी, टीसी। टीसी का मतलब सरफेस टेंशन फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अकॉर्डिंग वेबर नंबर इक्वल होने चाहिए। भाई पिछले वाले में एक सेकंड, जो अपना फ्रॉड था ना, फ्रॉड मॉडल, उसमें आप वियर एंड नॉच भी लिख देना। ठीक है ना, फ्रॉड वाले में लिख देना वियर एंड नॉच। ठीक। तो वियर और नॉच की अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब मुझे वियर नॉच से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, जैसे मेरे को वियर और नॉच में कोई डिस्चार्ज निकालना, कुछ भी चीज़ निकालनी, वहाँ पर फ्रॉड मॉडल लॉ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वियर के ऊपर से कोई पतली सी चादर चल रही है पानी की, ये मैंने वियर बना रखा है, वियर के ऊपर से पानी बह रहा है, तो पानी खूब बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अपन फ्रॉड मॉडल लॉ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल्कुल पतली सी चादर चल रही है वियर के ऊपर से, तो फ्रॉड मॉडल लॉ का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर सरफेस टेंशन काम करेगी, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे अपन वेबर मॉडल लॉ का। तो फ्लो ऑफ थिन फिल्म मतलब पतली सी चादर ओवर वियर के ऊपर से, या कैपिलरी इफेक्ट हो जहाँ पर कैपिलरी इफेक्ट्स हैं, उन मॉडल्स के अंदर अपन किसका यूज़ करेंगे, वेबर मॉडल लॉ का। ध्यान रखना है आपको। वैसे इसका एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं पूछी जाती। स्टार्ट की पहली रेनॉल्ड की और फ्रॉड की, और पांचवी जो आएगी ना मैक की, इन तीनों की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब लास्ट लिखता हूँ मैं, आप इसको लिख लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। पांचवा जो लॉ है हमारा, वो कौन सा है, मैक मॉडल लॉ। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज़ करते हैं अपन एरोडायनामिक टेस्टिंग, मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सब चीज़ें। दूसरा रॉकेट, तीसरा कैविटेशन। इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रॉकेट टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। रॉकेट टेस्टिंग में कौन से मॉडल लॉ का यूज़ करते हैं, तो रॉकेट टेस्टिंग में अपन करते हैं कौन से मॉडल लॉ का यूज़, मैक मॉडल लॉ का यूज़ करते हैं। तो ये अपनी कुछ बात थी इससे रिलेटेड। तो सभी मॉडल लॉ, उनकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपन इसके बाद देखते हैं क्या, इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपन ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस को देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ। अपन मेन हेडिंग डालेंगे देखो भाई, ड्रैग और लिफ्ट फोर्स क्या होता है। ड्रैग का मतलब होता है धकेलना, लिफ्ट का मतलब उठाना।
दोनों फोर्स एक जैसे ही है, बस डायरेक्शन का अंतर है। दो चीज़ें हैं, या तो मैं कहूँ कि कोई बॉडी फ्लूइड में से गुजर रही है या फिर बॉडी के ऊपर से फ्लूइड गुजर रहा है, एक ही चीज़ है। फोर्स बॉडी पर लग रहा है, चाहे खरबूजे पे चाकू गिरे या फिर चाकू पे खरबूजा, फटेगा तो खरबूजा ही, वही सीन है। जैसे कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए कोई पाइप है, उस पाइप में मैंने एक कंची रख दी, छोटी सी कंची रख दी उस पाइप के अंदर, ठीक है। वो पाइप ऐसा अपने घर का पाइप है पानी का, तो जैसी वाटर सप्लाई हुई, पानी की सप्लाई हुई, तो पानी की सप्लाई से जो पानी है पाइप के अंदर गया, अंदर जाके पानी यूं बह रहा है, तो कंची रखी हुई है उसमें बीच में, तो कंची के ऊपर से बह रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा केस हुआ कि जो लिक्विड है वो बॉडी के ऊपर से बह रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में लिक्विड के द्वारा बॉडी पर एक फोर्स लगेगा ऐसे कि कंची को धकेलने के लिए कि आगे चलो, ठीक है। और एक कंपोनेंट लगेगा ऊपर उठाने के लिए कि आगे चलो, और ये कंपोनेंट क्या करेगा? ऊपर उठो। तो इसको तो कहते हैं लिफ्ट फोर्स और इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स, धकेलने वाला। और एग्जांपल समझो आप, बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में बहुत यूज है ड्रैग फोर्स का। सेकंड, ये तो मैंने बताया आपको कि चाहे लिक्विड बॉडी पर से गुजरे या फिर बॉडी लिक्विड में से गुजरे, दोनों ही केसेस में बॉडी पर ही लगेगा फोर्स। ये तो केस कौन सा था कि बॉडी पर से लिक्विड गुजर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब लिक्विड में से बॉडी गुजरे, अब क्या किया आपने? कोई टैंक भरा हुआ था पानी का, अपने घर की टंकी मान लो, छत की, उस टंकी में आपने क्या किया? उस कंची को यूं छोड़ दिया, तो कंची क्या कर रही है? कंची नीचे मूव कर रही है। अब पानी रुका हुआ है तो कंची मूव कर रही है। अब पानी रुका हुआ है तो कंची नीचे जा रही है, मूव कर रही है। तो कंची जब नीचे मूव कर रही है तो उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है। देखो भाई, ये कंची है ना, ऐसे ये नीचे जा रही है, ऐसे पोजीशन दिखाई, तो इस पर देखो ये ऐसे लग रहा है, इसके आसपास में ऐसे दोनों साइड में और फ्रंट पे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसको बोलते हैं अपन क्या? ड्रैग फोर्स। ये कौन सा केस है? जब बॉडी मूव कर रही है और लिक्विड स्टैटिक है। और जब ये पाइप था, इस पाइप के अंदर ये कंची ये है, अब लिक्विड बह रहा है तो भी लिक्विड इसको धकेल रहा है। ये कौन सा केस है? बॉडी रुकी हुई है, लिक्विड बह रहा है। दोनों ही केस में इस पर एक फोर्स लगता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन ड्रैग फोर्स। अगर ये फोर्स किस में लग रहा है? फ्लो की डायरेक्शन में लग रहा है, तब तो ये बॉडी को धकेलने की कोशिश करेगा, तब तो ड्रैग फोर्स कहलाएगा। और अगर ये फोर्स फ्लो की डायरेक्शन में ना लग के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन लिफ्ट फोर्स। आप सोचोगे सर लेकिन वो ऊपर तो उठती नहीं है। अरे भैया, अभी मैंने आपको क्या बताया? कंची बताई, तो आपके माइंड में सेट हो गई इमेज कैसी? स्फेरिकल, कि गोल चीज़ ही होगी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है, पाइप है ऐसे और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो। अब देखो, इसमें एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स लगेगा बिल्कुल इस पर इनक्लाइंड, मतलब इस सरफेस पे ऐसा लग रहा है। तो इसके कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? ऊपर उठाने वाला कंपोनेंट होगा, ऐसा होगा। इस कंपोनेंट के कारण ये क्या कर रहा है? इसकी शेप भी ऐसी, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है जमीन से। तो ये जो लग रहा है कंपोनेंट, तो शेप के आधार पे लगता है दोनों चीज़ें, लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स। तो लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। मान लो लिफ्ट फोर्स की वैल्यू कम है उसके वेट से, इसका वेट तो ज़्यादा है जो नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट तो ज़्यादा है और लिफ्ट फोर्स कम है, तो ये ऐसे कैसा रहेगा? तो लग तो रहा है लिफ्ट फोर्स, लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रहा है, तो हम कहेंगे लिफ्ट फोर्स नहीं लग रहा। और इसमें उठा दिया तो हम कह रहे हैं लिफ्ट फोर्स लग रहा है। तो दोनों ही फोर्सेस लगते हैं, दोनों ही धकेलने वाले फोर्स हैं, लेकिन एक फोर्स तो उसको धकेलता है फ्लो की डायरेक्शन में, एक फोर्स धकेलता है उसको फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो फोर्स उसको फ्लो की डायरेक्शन में धकेलता है उसे तो बोलेंगे हम ड्रैग फोर्स, और जो फोर्स उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धकेलता है उसे बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। दोनों फोर्सेस को अपन किससे ज्ञात करेंगे? इन दोनों ही फोर्सेस को हम ज्ञात करते हैं किससे? डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब रेले मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम से। वहाँ से अपन निकालते हैं इनका फॉर्मूला, उनका यूज़ करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अप्रोच किया होगा, किस तरह से फॉर्मूला निकलता है, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं इसके बारे में अब देखो थोड़ा सा और बता दूं क्या इसके बारे में आपको? पहले चलो ये डेरिवेशन लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और समझाऊंगा। अच्छा टॉपिक है ये। जब
किसी लिक्विड में से बॉडी गुजरती है या बॉडी पर से लिक्विड गुजरता है तो दोनों ही केस में बॉडी पर लिक्विड द्वारा फोर्स लगता है। ये फोर्स ड्रैग या लिफ्ट फोर्स कहलाते हैं। अब भैया ड्रैग कौन सा होगा? ड्रैग फोर्स तो कौन सा होगा और लिफ्ट फोर्स कौन सा होगा? लिक्विड द्वारा फ्लो डायरेक्शन में बॉडी पर लगाया गया फोर्स ड्रैग फोर्स कहलाता है। इसे टोटल ड्रैग भी कहते हैं। जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है भाई। लिक्विड द्वारा फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स लिफ्ट फोर्स कहलाता है। लिक्विड द्वारा, अब देखो पहला तो था अपना कौन सा, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स कौन सा होता है? लिक्विड द्वारा फ्लो डायरेक्शन बॉडी पर लगा है। फ्लो की डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है, मान लो ये बॉडी रखी हुई है, फ्लो डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसे बोलेंगे अपन कौन सा, लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स बोलेंगे। और इसको अपन टोटल ड्रैग भी बोलते हैं। टोटल ड्रैग क्यों बोलते हैं?
ड्रैग फोर्स वो है जो फ्लो की डायरेक्शन में लग रहा है। अब फ्लो की डायरेक्शन में देखो दो प्रकार से लग सकता है, ये ऐसे है, पानी ऐसे बह रहा है, तो एक तो ये जो आपको दिख रहा है मार्कर, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इस पर लगेगा ऐसे फोर्स, देखो यूं लगेगा, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन आपको, ये सर्कुलर, इसके कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर, यूं लग रहा है। और बाकी के जो सरफेस है इसके कैसे लग रहा है, इसके यूं लग रहा है, यूं, समझ रहे हो, बाकी के ऐसे लग रहा है, मतलब पैरेलल लग रहा है। तो सरफेस के, बॉडी सरफेस के पैरेलल लग रहा है फ्लो डायरेक्शन में ही, लेकिन बॉडी सरफेस के पैरेलल और बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए आप, ये रहा बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो ऐसे बॉडी रखी, तो इस बॉडी सरफेस के देखो ये तो हो गया पैरेलल, ऐसे पैरेलल लग रहा है, पैरेलल, और ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन इस वाले हिस्से पर कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। वो बात अलग है कि इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी कम है। इस वाले केस में ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, देखो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, और ये वाली, ये तो बिल्कुल ही कम है। मतलब इस वाले केस में परपेंडिकुलर ड्रैग तो है ही नहीं, नगण्य मानो, और ये है, तो ये तो है कौन सी डायरेक्शन में, तो ये इसको बोलते हैं अपन टोटल ड्रैग। तो टोटल ड्रैग के कितने कंपोनेंट हो गए, दो हो गए, एक तो वो कंपोनेंट जो हमारे इसके पैरेलल लग रहा है सरफेस के, और एक परपेंडिकुलर। जो पैरेलल लगता है उसको अपन बोलते हैं स्किन ड्रैग या फिर फ्रिक्शन ड्रैग, ये फ्रिक्शन ड्रैग या स्किन ड्रैग। और जो इसके परपेंडिकुलर लगता है उसको बोलते हैं अपन प्रेशर ड्रैग या फिर फॉर्म ड्रैग, नाम है इनके। तो भैया ड्रैग फोर्स के आपको अपन टोटल ड्रैग भी बोलते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, इस जो पैरेलल लगता है उसको बोलते हैं स्किन ड्रैग या फिर फ्रिक्शन ड्रैग, एक परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं अपन प्रेशर ड्रैग या फिर फॉर्म ड्रैग। बात क्लियर है क्या नहीं। तो दो प्रकार के होते हैं, वो मैं टोटल ड्रैग को नीचे लिखवा दूंगा आपको नोट के रूप में या कैसे भी, वो उसको अपन डिटेल में देखेंगे भी। तो आपसे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा और टोटल ड्रैग पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा। तो ये वाली लाइन तो क्लियर है आपको, इसे टोटल ड्रैग भी कहते हैं जिसके दो कंपोनेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। और अपन कैसे निकालेंगे एफ डी को, एफ डी बराबर हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। ये कैसे आया होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस से, प्योर डायमेंशनल एनालिसिस है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। क्या किया हमने, रेले मेथड का यूज़ किया या फिर बकिंघम पाई थ्योरम का। और हमने ये सोचा कि ये जो हमारा ड्रैग फोर्स है मुझे ये कैलकुलेट करना है एफ डी। तो ड्रैग फोर्स किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, एक तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। ये क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है बता दूंगा, प्रोजेक्ट एरिया, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ। देखो भाई किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो हमने ये सोचा कि किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा ये वाला फोर्स। एक तो डिपेंड करेगा कि जो बॉडी है हमारी, बॉडी मान लीजिए ऐसे है, तो इस बॉडी का जो एरिया है, एरिया तो बहुत सारा है इसका, एरिया देखो ये कंप्लीट इसका एरिया यही है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन इस कंप्लीट एरिया के कि कौन से वाले पर डिपेंड कर रहा है, अब नीचे का एरिया तो काम का ही नहीं है, तो टच है ज़मीन के, एक तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज़ पर टॉर्च लगा रहा हूँ ऐसे, तो उसकी जो पीछे परछाई बन रही है, अब मेरा जो सरफेस है देखो ऊबड़ खाबड़ है ऐसे, लेकिन आप जो टॉर्च मारोगे तो परछाई कैसी बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, स्ट्रेट, ठीक है। या फिर और कैसे समझोगे आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैंने कोई बॉल रख दी यहाँ पे, बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल, उसका सरफेस ऐसे होगा कंप्लीट। लेकिन प्रोजेक्टेड एरिया की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालो तो आप तो सरफेस एरिया निकाल दोगे। मैं कहूँ प्रोजेक्टेड एरिया, तो आप क्या करोगे, टॉर्च मारोगे, टॉर्च मार के देखोगे आप पीछे, तो आपकी जो बॉल है वो कैसी दिखेगी, बिल्कुल सर्कुलर। तो सर्कुलर जो है ये है इसका प्रोजेक्टेड एरिया। और ये चीज़ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेशर वाली यूनिट के अंदर, जहाँ अपन क्या निकाल रहे थे, टोटल प्रेशर निकाल रहे थे कर्व्ड सरफेस पर, वहाँ पर आता था अपना प्रोजेक्टेड प्लेन, तो वही है सेम चीज़। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया अपना, जिस पर अपना वो काम कर रहा है कंप्लीट फोर्स। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक तो यार जिस एरिया पर ये जो फोर्स लगेगा ना, मुझे एफ डी याद करना है, जिस एरिया पर फोर्स लगेगा, एक तो वो वाला एरिया पर निर्भर कर रहा है, फोर्स किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, एक तो उस एरिया पर निर्भर करेगा, दूसरा वेलोसिटी पर निर्भर करेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी हुई उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी पर भी निर्भर कर रहा है।
और एक किस पर निर्भर कर रहा है, जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, गाढ़ा लिक्विड होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, पतला लिक्विड होगा तो कम फोर्स लगेगा। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये जो फोर्स है ना मेरा, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता था एफ डी का, लेकिन मुझे ये पता था कि ये एरिया पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर और डेंसिटी पर। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एफ डी बराबर ए वी रो लिख दूँ क्या? अरे नहीं, किसी पर ज़्यादा कर सकता है डिपेंड, किसी पर कम। तो फिर क्या किया हमने, ये 1 2 3 4 हो गए। ये वेरिएबल कितने हैं? 4। इसमें अपनी वो कितनी है, डायमेंशन 3। पाई टर्म कितनी बनेगी, m माइनस एन बराबर 1 बनेगी पाई टर्म। पाई टर्म 1 बनेगी तो एक तरफ मेरा पाई 1 कर देंगे, दूसरी तरफ सारी चीज़ों को एक तरफ भेज देंगे, एफ डी अपॉन में रो ए वी बराबर 1। तो ये हो गई मेरी पाई 1 टर्म। इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस टर्म पाई। तो पाई टर्म ये होगी एफ डी अपॉन रो ए वी। उसके बाद मैं दोनों तरफ की डायमेंशन को क्या करूँगा, बराबर कर दूंगा। तो उनकी पावर के अनुसार फिर ये फॉर्मूला डेवलप होकर के आता है, हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि उन थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं, कि अपन को ये पता होना चाहिए मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है, ड्रैग फोर्स का। किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, बस ये पता होना चाहिए, इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर उसकी पाई टर्म बना करके फिर अपन पावर्स को इक्वेट करके फिर अपन निकालते हैं फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा किसका फॉर्मूला आता है, लिफ्ट फोर्स का। क्या अंतर है दोनों में, केवल यहाँ पर सी डी है और वहाँ पर क्या है, सी एल है, इतना सा है। इसके कोई कंपोनेंट नहीं होते कि इसको टोटल लिफ्ट भी बोलते हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके यूज़ बहुत जगह होते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया था सॉइल मैकेनिक्स, वहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था स्टोक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको कि पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठते हैं, ठीक है। और अपना जो अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाऊँगा, उसमें आप देखना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर भी स्टोक्स लॉ का बहुत बड़ा यूज़ होता है कि जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें पार्टिकल नीचे बैठते हैं, तो कब बैठेंगे, कितनी देर में बैठेंगे, वहाँ पर भी हमारा किसका यूज़ होता है, ड्रैग फोर्स वगैरह का यूज़ होता है। तो ये और ड्रैग फोर्स का यूज़ यहाँ पर, जब पैरासूट ऊपर से आदमी नीचे गिरता है पैरासूट से, तो आदमी भी एक बॉडी है, वो नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो कब कितनी वेलोसिटी पर जाकर के वो कांस्टेंट हो जाएगा, कितनी पर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी प्राप्त होगी, इन सभी जगह पे अपन किसका यूज़ करते हैं, इसी का यूज़ ड्रैग फोर्स का। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब अपनी अब पूरे एटमॉस्फेयर में एयर भरी हुई है, एयर क्या है, फ्लूइड ही तो है, और अब हम उसमें व्हीकल चला रहे हैं, तो क्या है, वो बॉडी फ्लूइड के अंदर बह रही है, अंदर ही तो बह रही है, पूरे में एयर है, एयर में आप क्या चला रहे हो, एयर में काफ़ी सारी गैसेज हैं, आप उसमें एक व्हीकल को चला रहे हो। जब आप व्हीकल को चला रहे हो तो उस व्हीकल पर क्या लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स है, कब ज़्यादा लगेगा कब कम लगेगा, 2 प्रकार के ड्रैग फोर्स हो गए हमारे। ट्रक जा रहा है देखो आप, तो ट्रक कैसा होता है, ट्रक भाई होता है बिल्कुल ऐसा, फ्लैट होता है आगे से। तो ट्रक पर देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ट्रक, सामने से हवा लग रही है इस पर ऐसे, हवा का मतलब क्या है, फ्लूइड, और एक लग रहा है इसके ऊपर पैर। तो ये तो लग रहा है इस सरफेस के पैरेलल, ये लग रहा है परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल लग रहा है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्किन या फ्रिक्शन ड्रैग। और जो परपेंडिकुलर लग रहा है उसका कंपोनेंट क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर ड्रैग। इन दोनों को जोड़ के अपन क्या बोलते हैं, टोटल ड्रैग बोलते हैं। तो इस वाले केस में कौन सा ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ड्रैग ज़्यादा लग रहा है। तो प्रेशर ड्रैग ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण इसकी स्पीड क्या है, बहुत कम होती है, इसलिए ट्रक की स्पीड बहुत कम होती है। अब अगर मेरे को क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो ये फोर्स कम लगना चाहिए। कम कब लगेगा, जब इसका ये सरफेस एरिया है वो क्या हो, कम हो। तो कब कम होगा, जब इसकी शेप कैसी हो, ऐसी शेप हो। मैं इसको भाई मिटा रहा हूँ, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ। देखो ये हमारा ट्रक था, इस ट्रक पर सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स। क्यों, ये कौन सा लग रहा है, प्रेशर ड्रैग सबसे ज़्यादा लग रहा है इस पर। इसके लिए इसकी स्पीड सबसे कम होती है स्पीड ज़्यादा कब होगी,
जब ये जो एरिया मिल रहा है फोर्स लगाने के लिए वो कम हो। कम कब होगा? जब इसकी शेप ऐसी हो। समझ रहे हो? तो क्या है, ये वाला फोर्स है ये यूं लग के यूं हट जाएगा, मतलब ये वाला पैरेलल वाला लगेगा, तो इसको इतना एरिया ही नहीं मिलेगा। जब इस फोर्स को इतना एरिया ही नहीं मिलेगा लगने के लिए, तो फोर्स की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा हो जो तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो रेसिंग होती है, रेसिंग कार्स होती हैं, उनकी शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। वो कितनी तेज़ भागती हैं। क्यों भाग पाती हैं तेज़? क्योंकि भाई इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि इसके ऊपर का जो फोर्स है, फोर्स बहुत कम लगता है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एरोप्लेन, उसकी भी शेप ऐसी होती है। आप कोई भी चीज़ देख लेना, उसकी शेप ऐसी ही होती है, ज़्यादा स्पीड वाली। जो कौन सी ट्रेन होती हैं, बुलेट ट्रेन होती हैं, आपने देखा होगा, जो अपने विदेशों में चलती हैं, उनकी शेप भी आगे से बिल्कुल ऐसी होती है ताकि उनके ऊपर ड्रैग फोर्स बहुत कम लग पाए। अब बेचारे जो जानवर होते हैं, जो अपने पानी में बहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको तो चलना ही पड़ता है, उन पर तो बहुत ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगता है। इसलिए भगवान ने उनकी शेप, भगवान ने खुद ने ऐसी बनाई है कि उनके ऊपर ड्रैग फोर्स सबसे कम लगे। मछली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। देखो ऐसे ही तो होता है। देखो ये आया, ड्रैग फोर्स ऐसे लगना था, इस पॉइंट पर लगेगा बस, बाकी में चला जाएगा ड्रैग फोर्स। तो मछली की, इसलिए तो मछली तेज तेज चल पाती है पानी में, तो ड्रैग फोर्स उस पर लगता ही नहीं, काट देती है उसको तुरंत ही। इसलिए सभी चीज़ों, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मछली पर स्टडी करने के बाद सभी चीज़ों को इसकी शेप के अनुसार बनाया, मछली की शेप के अनुसार बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी होती है हमारी मछली सारे के सारे ड्रैग फोर्स को न्यूट्रल कर देती हैं। ठीक है ना? वो बॉडी जिन पर सबसे ज़्यादा लगता है ड्रैग फोर्स, उनको बोलते हैं ब्लफ बॉडी। ब्लफ, ठीक है ना? जैसे ये हुआ ब्लफ बॉडी है। और जिन पर सबसे कम लगता है उनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो मतलब पानी की दिशा में ही बह रही हैं, तो इनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। तो मछली तो होगी स्ट्रीमलाइन बॉडी और वो हो गई ब्लफ बॉडी। अब मैं लिखता हूँ आपको टोटल ड्रैग, उसको मैं आपको नोट में लिखवा देता हूँ। इसके बाद अपन नोट में लिखेंगे क्या? टोटल ड्रैग। इसमें लिखेंगे टोटल ड्रैग के निम्न कंपोनेंट होते हैं। टोटल ड्रैग बराबर स्किन ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग प्लस प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग। ये जो होता है एक्टिंग पैरेलल टू बॉडी सरफेस, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू बॉडी, ये तो बॉडी सरफेस के पैरेलल लगता है और वो बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल फर्स्ट तो है क्या हमारा, प्लेट प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब ये तो है अपना, ये है ये प्लेट है भाई, तो
इसके ऊपर से लिक्विड यूँ बहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये प्लेट है। तो इस वाले केस में आप बताओ मेरे को, प्लेट प्लेट पे हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है प्लेट, तो लिक्विड जो है यहाँ पर भी लगेगा इसका प्रेशर और यहाँ ऊपर से भी लगेगा। तो ड्रैग फोर्स दो होते हैं, एक तो जो पैरेलल लगता है उसको तो बोलते हैं अपन कौन सा, स्किन ड्रैग या फिर फ्रिक्शन ड्रैग, और जो इसके परपेंडिकुलर लगता है उसे बोलते हैं प्रेशर ड्रैग इस वाले केस में। और इन दोनों के योग को बोलते हैं टोटल ड्रैग। तो इस वाले केस में टोटल ड्रैग किसके बराबर होगा, देखो ये जो पैरेलल लग रहा है वो तो ज़्यादा है, और जो परपेंडिकुलर इतना सही तो एरिया है, ये दिख रहा है आपको इतना सा एरिया है, इस पर कितना सा लग जाएगा, इस पर तो बहुत कम लगेगा, तो इसको तो अपन मानते ही नहीं है। इस वाले केस में नहीं मान रहे, मतलब इस पर प्रेशर ड्रैग तो लग ही नहीं रहा, तो इस पर टोटल ड्रैग जो है, टोटल ड्रैग क्या हो जाएगा, केवल ये होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो टोटल ड्रैग किसके बराबर हो जाएगा, स्किन ड्रैग, स्किन ड्रैग, या बोला जाए ये जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको डायरेक्टली एग्जांपल में लिखवा दिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब प्लेट जो है, व्हेन प्लेट प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू फ्लो डायरेक्शन, देन द टोटल ड्रैग विल इक्वल टू, टोटल ड्रैग किसके बराबर होगा, स्किन ड्रैग प्लस प्रेशर ड्रैग, या स्किन ड्रैग ओनली, प्रेशर ड्रैग ओनली, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, स्किन ड्रैग ओनली, केवल स्किन ड्रैग के बराबर होगा, ठीक है ना। और सेकंड भी लिखते हैं अपन केस, क्या, प्लेट प्लेस्ड वर्टिकल, जब प्लेट को अपन वर्टिकल प्लेस करेंगे, ये हमारा ऐसे था और प्लेट आपने अब की बार ऐसे खड़ी कर दी, तो भाई लिक्विड ऐसे बहेगा इसके ऊपर, ऐसे भी लगेगा, यूँ बहेगा। तो देखो ऊपर जो सरफेस छोटा सा है उस पर तो लगेगा कौन सा, पैरेलल वाला कौन सा होता है हमारा, स्किन ड्रैग, और इसके परपेंडिकुलर लग रहा है वो तो प्रेशर ड्रैग। बताओ पैरेलल वाला ज़्यादा है या परपेंडिकुलर वाला, इस वाले केस में परपेंडिकुलर वाला ज़्यादा है। तो टोटल ड्रैग इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, केवल प्रेशर ड्रैग या फॉर्म ड्रैग, ठीक है। तीसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं, क्यूब प्लेस्ड इन लिक्विड, जब क्यूब पड़ा हो तो, जब अगर क्यूब पड़ा हुआ है, क्यूब कैसा होता है हमारा, बिल्कुल चौकोर होता है, तो भैया क्यूब के केस में तो ऐसे भी लगेगा और सरफेस पर ऊपर से भी जाएगा, दोनों ही होंगे उस केस में। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी दोनों सरफेस बराबर हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा, टोटल ड्रैग बराबर स्किन ड्रैग प्लस, तो भाई जो हो सकता था मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, 3 केस बन सकते हैं, आप उनके अनुसार बता सकते हो। अब मान लो इसकी जगह कुछ और ही बोल दे, कोई ओवल शेप है तो उस पर दोनों लगे, बाकी सभी पर दोनों लगेंगे, लेकिन जो चपटा है ना इस तरह से, तो वो ध्यान रखना, चपटा है इस तरह से तो टोटल ड्रैग स्किन ड्रैग के बराबर होगा इस वाले केस में। तो ये अपने ड्रैग थे, तो ये कंप्लीट। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपना स्फेयर होता है उस पर टोटल ड्रैग की वैल्यू कितनी होती है, ड्रैग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कौन से में स्फेयर रखा हुआ है अगर तो कितनी होती है वो देख लेते हैं अपन। मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई, ये तो नोट था अपना। स्फेयर पर ड्रैग फोर्स कितना होगा, स्फेयर ऐसा ही तो होता है,
ये स्फेयर है, इस पर से लिक्विड बह रहा है, तो इस पर तो ये ठीक है। स्फेयर के केस में सी डी की वैल्यू होती है ध्यान रखनी है आपको। देखो स्फेयर के केस में सी डी की वैल्यू कितनी होती है 24/RE। ठीक है, ये वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंट से 24/RE। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया आपको, सी डी बराबर 24/RE। मुझे मालूम है, मैं ये चीज़ पहले क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ काम आने वाली है आगे मेरे। मैं जानता हूँ ये फॉर्मूला हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू ये ए होता है प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है स्फेयर का, भाई स्फेयर के ऊपर अगर आप टॉर्च लगाओगे तो पीछे क्या दिखेगा, सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होगा इसका, स्फेयर का प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया भाई, सर्किल का एरिया π/4 डी स्क्वायर। ये हो गया इसका प्रोजेक्टेड एरिया। अब मैं लिखता हूँ सिंस एफ डी बराबर हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर, एफ डी बराबर हाफ सी डी की जगह कितना पुट करोगे 24/RE रो ए की जगह π/4 डी स्क्वायर वी स्क्वायर। काट दो भाई, 4 से कट गया, 4 से 24, 2 तिया 6, 3/RE की जगह RE क्या होता है रो वी डी अपॉन म्यू होता है रेनॉल्ड नंबर, इनटू में रो, इनटू में पाई, इनटू में डी स्क्वायर, इनटू में वी स्क्वायर। भाई 4 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 आ गया ये। ठीक है, RE की जगह मैंने कर दिया रो वी डी अपॉन म्यू, रो का रो पुट कर दिया, पाई का पाई, डी स्क्वायर, वी स्क्वायर, 4 तो कैंसिल हो ही चुका था। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, एक वी से वी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो 3 पाई म्यू, एक वी बचा, एक डी बचा। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि ड्रैग फोर्स स्फेयर पर ड्रैग फोर्स कितना होता है 3 पाई म्यू वी डी। वैसे ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी बराबर हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। स्फेयर के लिए सी डी की वैल्यू कितनी होती है 24/RE। स्फेयर के लिए प्रोजेक्टेड एरिया कितना होता है π/4 डी स्क्वायर। 3 चीज़ याद रखनी है, 1 2 3। ये तो अपना जनरल फॉर्मूला हर किसी के लिए है, तो ये दोनों चीज़ मैंने इसमें पुट करी, तो मेरा आंसर आ चुका है एफ डी बराबर 3 पाई म्यू वी डी। अब एक चीज़ है, एक छोटा सा इफेक्ट है, तो आपको बताता हूँ, मैग्नस इफेक्ट इसको अपन बोलते हैं। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, जब अपनी कोई भी सिलेंडर या स्फीयर है, केवल सिलेंडर या स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, सिलेंडर मैंने ऐसे रख दिया, ये पानी ऐसे बह रहा है, ये सिलेंडर ही तो देखो आप गोल है बिल्कुल, ये सरफेस है, सरफेस पर सिलेंडर ऐसे रख दिया मैंने, पानी इसके ऊपर से बह रहा है ऐसे। ठीक, जब पानी इसके ऊपर से बहेगा और सिलेंडर रोका हुआ है, आपने कुछ नहीं करा सिलेंडर का, तो कुछ नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं करेगा, जो ड्रैग फोर्स लगे खिसक जाएगा यूं का यूं। ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको इसका, ये वाला पॉइंट, तो ये यूं का यूं खिसक जाएगा आगे, बस ड्रैग फोर्स के कारण, लेकिन ये लिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन मैग्नस साइंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप इस सिलेंडर को रोटेट कराते हो किसी एंगुलर वेलोसिटी से, आपने इसको 20 RPM 30, जैसे भी आपने इसको रोटेट कराया और इसके ऊपर से पानी बह रहा है, तो क्या होगा, जब आप रोटेट करा रहे हो तो फिर ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर उठता है, प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण ऊपर उठता है। इस प्रकार के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कौन सा सिलेंडर उठेगा, सिलेंडर स्फीयर जो रोटेट कर रहा है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे नेक्स्ट, मैग्नस इफेक्ट। जब रोटेटिंग सिलेंडर या स्फीयर
पर से लिक्विड गुजरता है तो ये सिलेंडर या स्फेयर ऊपर की ओर उठ जाता है। इसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। ये तो कौन सा है, स्टैटिक सिलेंडर, और ये कौन सा है, रोटेटिंग। तो स्टैटिक सिलेंडर जो होता है हमारा, ये विल नॉट लिफ्ट, ऊपर नहीं उठेगा। विल लिफ्ट, तो ये होता है हमारा मैग्नस इफेक्ट। ठीक है ना। तो अगर वो देखो मैंने दिखाया रोटेट कर रहा है ओमेगा उससे, तो फिर ये ऊपर की ओर उठेगा, इसको बोलते हैं अपन मैग्नस इफेक्ट। छोटा सा इफेक्ट था हमारा। तो भाई ये जो यूनिट थी अपनी, यूनिट नंबर 8 as well as lecture number 33 has been completely completed. Now we will study lecture number 34 and unit number 9. 9th यूनिट पढ़ेंगे अपन ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस। उसके बाद वियर नॉचेज हमारी 10th यूनिट होगी। ये दोनों यूनिट छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इनको करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।